अस्सलाम वालेकुम। बहुत पुरानी बात है जब शहरों के गिर्द ऊंची दीवारें हुआ करती थी और बादशाहों के फैसले लोगों की किस्मत बदल दिया करते थे। ऐसा ही एक शहर था जिसका नाम मेहरबाद था। ये शहर दरियाओं, हरियाली और तंग मगर साफ गलियों से घिरा हुआ था। मेहरबाद अपने अमन, इंसाफ और रिवायात के लिए मशहूर था। इस शहर पर हुकूमत करता था एक जवान बादशाह जिसका नाम बादशाह फैजान था। बादशाह फैजान उम्र में जवान था मगर सोच में बहुत गहरा। इसका महल शानदार था, इसकी सल्तनत वसी थी, लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं एक खामोशी बसी हुई थी जो किसी को नजर नहीं आती थी। बादशाह फैजान रोजाना सुबह अपने महल की बुलंद झरोकियों से शहर को देखता। लोग अपने कामों पर जा रहे होते, बाजार सज रहे होते और जिंदगी अपनी रवानी में चल रही होती, मगर बादशाह के चेहरे पर अक्सर गहरी सोच का साया होता। कई मर्तबा उसने अपने करीबी खिदमतगुजार से कहा, मैं बादशाह हूं, मेरे पास सब कुछ है, मगर फिर भी दिल मुतमईन नहीं। मुझे ऐसी मोहब्बत चाहिए जो सिर्फ ताज और तख्त की वजह से न हो। मेहरबाद के एक और कोने में शहर के गरीब इलाके में एक छोटी सी गली थी। इस गली में मिट्टी और पत्थर से बना एक सादा सा घर था। इसी घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम ज़ारा था। ज़ारा न किसी अमीर घराने से थी, न ही उसके पास कोई बड़ी पहचान थी, मगर उसके पास जो चीज थी वो निहायत कीमती थी, साफ दिल और सब्र। ज़ारा हर रोज फज्र से पहले उठती, चूल्हा जलाती, रोटियां पकाती और अपनी माँ और छोटे भाइयों का ख्याल रखती। इसकी जिंदगी आसान नहीं, मगर उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। वो जो भी काम करती पूरी लगन और खामोशी के साथ करती। गली के लोग अक्सर कहा करते थे, इस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है। हर दिन ज़ारा अपनी बनाई हुई रोटियां एक टोकरी में रखकर बाजार ले जाती, जहां वो उन्हें बेचकर घर का गुजारा करती। बाजार का शोर, आवाजों का हुजूम और लोगों की भाग दौड़, ये सब ज़ारा के लिए रोज का मामूल था। एक दिन बादशाह फैजान ने फैसला किया कि वो शहर को बगैर पहचान के देखेगा। उसने आम लिबास पहना और चंद सिपाहियों के साथ बाजार की तरफ निकल पड़ा। वो चाहता था कि अपनी रियाया को करीब से समझे। बाजार में चलते हुए उसकी नजर हर चीज पर थी, दुकानें, लोग, बच्चे और गरीब व अमीर का फर्क। फिर अचानक उसकी नजर एक लड़की पर जाकर ठहर गई। वो लड़की ज़ारा थी। वो खामोशी से रोटियां बेच रही थी। न उसकी आवाज बुलंद थी, न उसके अंदाज में कोई दिखावा था, मगर उसकी आंखों में एक ठहराव था जो बादशाह फैजान को वहीं रोक गया। बादशाह ने अपने कदम धीमे कर लिए। वो ज़ारा के करीब आया और चंद लम्हों तक उसे देखता रहा। फिर उसने नरमी से कहा, लड़की, क्या ये रोटियां तुम खुद बनाती हो? ज़ारा ने सर उठाकर देखा और अदब से जवाब दिया, जी हां, ये मेरी मेहनत है। बादशाह फैजान ने उसकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई महसूस की। उसने फिर पूछा, तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है? ज़ारा हल्की सी मुस्कुराई, जैसे इस सवाल का जवाब उसके दिल के बहुत करीब हो, और बोली, हमारी जिंदगी सादगी और मेहनत से चलती है, मगर हम शुक्र अदा करते हैं। बादशाह फैजान उस जवाब पर खामोश हो गया। इसके दिल के अंदर कुछ हिला, मगर वो कुछ कह न सका। चंद लम्हों बाद वो वहां से आगे बढ़ गया, मगर ज़ारा की बात उसके जहन में रह गई। उस दिन जब बादशाह फैजान महल वापस लौटा तो उसका जहन बाजार में छोड़ी हुई इस सादा सी लड़की के गिर्द घूमता रहा। उसने पहली दफा महसूस किया कि शायद असल दौलत किसी और चीज का नाम है, और इसी सोच के साथ एक नया सिलसिला शुरू हो चुका था। अगले दिन जब सूरज तुलू हुआ तो बादशाह फैजान हस्बे मामूल अपने महल की झरोकी में खड़ा शहर को देख रहा था, मगर आज उसकी आंखों में वही गहरी सोच पहले से कहीं ज्यादा नुमाया थी। उसका दिल बार बार उसी बाजार, उसी सादा इस गली और उसी खामोश लड़की की तरफ लूट रहा था। दरबार में वुज़रा और इमरा जमा थे, मगर बादशाह की तवज्जो उनकी बातों में कम और अपनी सोचों में ज्यादा थी। एक वजीर ने आगे बढ़कर अर्ज किया, हुजूर, आज खजाने और जमीन के मामलात पर फैसला दरकार है। बादशाह फैजान ने आहिस्तगी से सर हिलाया, मगर उसकी आवाज में वो ठहराव न था जो पहले हुआ करता था। दरबार बर्खास्त हुआ तो बादशाह तन्हा रह गया। उसने दिल ही दिल में कहा, कल मैंने एक ऐसी हकीकत देखी है जो सोने के वजन से कहीं ज्यादा भारी है। इसी दिन शाम के वक्त बादशाह फैजान ने दोबारा आम लिबास पहनने का इरादा किया। इस बार उसने किसी को इत्तला न दी, बस एक वफादार सिपाही को साथ लिया
और बाजार की तरफ रवाना हो गया। इधर ज़ारा का दिन भी अपनी रूटीन के मुताबिक शुरू हुआ। सुबह की मेहनत के बाद वो हस्बे मामूल बाजार पहुंची। उसके हाथों की बनी रोटियां लोगों में मकबूल थी, मगर वो कभी अपनी तारीफ सुनकर फख्र में मुब्तला न होती। जो मिल जाता उसी पर शुक्र अदा करती। बाजार में लोगों की चहल पहल उरूज पर थी। अचानक ज़ारा ने महसूस किया कि कोई उसके करीब आकर रुका है। उसने निगाह उठाई तो सामने वही शख्स खड़ा था जिससे वो कल मिली थी, बादशाह फैजान, मगर आम आदमी के रूप में। ज़ारा ने अदब से सर झुका दिया। बादशाह ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है तुम हर दिन इसी लगन से मेहनत करती हो। ज़ारा ने नरमी से जवाब दिया, मेहनत इंसान को ठकाती नहीं साहब, बल्कि जीने का हौसला देती है। यह सुनकर बादशाह फैजान चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। फिर उसने पूछा, क्या तुमने कभी शिकवा नहीं किया अपनी जिंदगी से? ज़ारा ने कुछ देर सोचा, फिर आहिस्ता से बोली, जिंदगी शिकवे के लिए नहीं, सब्र के लिए होती है। जो नसीब में होता है वही बेहतर होता है। ये अल्फाज बादशाह के दिल में कहीं गहराई तक उतर गए। वो शख्स जो सैकड़ों फैसले करता था, आज एक आम सी लड़की की बातों से सबक सीख रहा था। इसी दौरान बाजार के कुछ लोग इकट्ठे होने लगे। किसी ने सरगोशी की, किसी ने गौर से देखा। कुछ चेहरों पर हैरत थी, कुछ पर सवाल। ज़ारा ने यह सब महसूस किया और नजरें झुका ली। बादशाह फैजान ने हालात को भांप लिया। उसने बात बदलते हुए कहा, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? ज़ारा चौंकी, फिर बोली, वो कमजोर रहती हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है। ये कहकर वो अपनी बात मुकम्मल करना चाहती थी, मगर बादशाह ने दिल में एक और फैसला कर लिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गया, बगैर किसी पहचान के, मगर ज़ारा के दिल में एक अजीब सी कैफियत छोड़कर। उस रात महल में बादशाह फैजान देर तक जागता रहा। चिराग जल रहे थे, मगर उसके दिल में सवाल रोशन थे। उसने खुद से कहा, अगर रियाया का दुख न समझा तो बादशाहत का क्या फायदा? इधर ज़ारा भी अपने घर में बैठी सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अजनबी शख्स कौन था, मगर उसकी बातों में एक वकार और नरमी थी जो आम लोगों में कम नजर आती है। रात के सन्नाटे में मेहरबाद के महल और उस छोटे से घर में दो दिल एक ही सोच में मुब्तला थे। ये सोच कि शायद आने वाले दिन मामूल के न होंगे। और यूं कहानी ने एक और मोड़ ले लिया। अगली सुबह मेहरबाद के महल में गैर मामूली खामोशी थी। सूरज अपनी रोशनी महल की दीवारों पर बखेर चुका था, मगर बादशाह फैजान के दिल में अभी तक रात की सोचों की धुंध बाकी थी। वो देर तक बिस्तर पर बैठा रहा, जैसे किसी गहरे फैसले के बोझ को तोल रहा हो। आखिरकार उसने अपने खास वजीर को बुलाया। वजीर ने अदब से सर झुकाकर अर्ज किया, हुजूर ने याद फरमाया। बादशाह फैजान ने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा, मैं अपनी रियाया के हालात को करीब से जानना चाहता हूं, खास तौर पर उन लोगों को जो खामोशी से दुख सहते हैं। वजीर कुछ कहना चाहता था, मगर बादशाह के चेहरे पर संजीदगी देखकर खामोश हो गया। इधर शहर के गरीब इलाके में ज़ारा का दिन हस्बे मामूल शुरू हुआ, मगर आज उसके दिल में बेचैनी थी। वो काम में मसरूफ थी, मगर उसकी सोच बार बार उसी अजनबी शख्स की तरफ जा रही थी जो सवाल पूछता था, मगर आम लोगों जैसा नहीं लगता था। माँ ने ज़ारा को देखकर कहा, बेटी आज तुम कुछ गुमसम सी लग रही हो। ज़ारा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं अम्मा, बस जरा थकन है। मगर हकीकत ये थी कि ज़ारा के दिल में एक अनजानी सी उलझन जन्म ले चुकी थी। इसी दिन दोपहर के वक्त महल से चंद खिदमतगुजार और सिपाही गरीब इलाके में आए। लोगों में खलबली मच गई। कुछ लोग खौफजदा हो गए, कुछ हैरान। किसी को मालूम न था कि अचानक ये सब क्यों हो रहा है। ज़ारा भी चूक गई। उसने पहली बार देखा कि शाही लिबास पहने लोग उसकी गली में दाखिल हो रहे हैं। एक खिदमतगुजार ने नर्म लहजे में पूछा, क्या यहां ज़ारा नाम की लड़की रहती है? ज़ारा ने आगे बढ़कर अदब से कहा, जी मैं ही ज़ारा हूं। लोगों की नजरें उस पर जम गई। खिदमतगुजार ने कहा, आपको महल में बुलाया गया है। यह सुनकर गली में सन्नाटा छा गया। ज़ारा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर अपनी मां की तरफ देखा। मां ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। ज़ारा ने हिम्मत जमा की और कहा, मुझे वजह बता दी जाए। खिदमतगुजार ने जवाब दिया, यह हुक्म बराह रास्त बादशाह फैजान का है।
ये नाम सुनते ही ज़ारा के कदम जैसे जमीन में जम गए। अब उसे अंदाजा होने लगा कि वो अजनबी कोई आम शख्स नहीं था। रास्ते भर ज़ारा के दिल में कई सवाल थे। महल की ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे और शाही आदाब, ये सब उसके लिए एक नई दुनिया थी। दूसरी तरफ बादशाह फैजान दरबार में मौजूद था, मगर आज वो तख्त पर बैठकर भी खुद को तन्हा महसूस कर रहा था। जब उसे इत्तला दी गई कि ज़ारा महल पहुंच चुकी है, तो उसने दरबार बर्खास्त कर दिया। ज़ारा को एक सादा मगर बावकार कमरे में बिठाया गया। कुछ ही देर बाद बादशाह फैजान अंदर दाखिल हुआ। इस बार वो शाही लिबास में था। ज़ारा ने जैसे ही उसे देखा, फौरन सर झुका लिया। उसके दिल में अब कोई शक बाकी न रहा था। बादशाह ने नरमी से कहा, डरने की कोई बात नहीं ज़ारा, मैं वही हूं जो तुमसे बाजार में मिला था। ज़ारा की आवाज लरज गई। हुजूर, मुझे मालूम न था। अगर कोई गुस्ताखी हुई हो तो माफ फरमाएं। बादशाह फैजान ने हाथ के इशारे से उसे मुतमईन किया और कहा, तुमने कोई गुस्ताखी नहीं की। तुमने तो मुझे वो दिखाया जो मैं बरसों से ढूंढ रहा था, सच और सब्र। ज़ारा खामोश रही। उसके पास कहने को अल्फाज न थे। बादशाह ने गुफ्तगू जारी रखी, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी, अपने दुख और अपनी उम्मीदों के बारे में बिला खौफ बात करो। ज़ारा ने पहली बार महल में बैठकर अपने दिल की बात कही। उसने गुर्बत, मेहनत, मां की बीमारी और रोजमर्रा की जद्दोजहद का जिक्र किया। वो बोलती रही और बादशाह सुनता रहा। हर लफ्ज बादशाह के दिल पर नक्श होता जा रहा था। इस लम्हे बादशाह फैजान ने दिल ही दिल में एक और फैसला कर लिया था, मगर वो फैसला अभी जबान पर नहीं आया था। महल के उस खामोश कमरे में कुछ लम्हों तक गहरा सुकूत, जब कहानी अपने सबसे नाजुक मोड़ के करीब पहुंचने लगी, छाया रहा। ज़ारा की कही हुई बातें अभी तक फजा में गूंज रही थी। बादशाह फैजान खामोश बैठा रहा, जैसे हर लफ्ज को दिल की गहराई में उतार रहा हो। उसके चेहरे पर वही संजीदगी थी, मगर आंखों में एक नया अज़्म झलक रहा था। आखिरकार बादशाह ने आहिस्ता से कहा, ज़ारा, तुमने आज मुझे मेरी सल्तनत का वो पहलू दिखाया है जो मैं बरसों से नजरअंदाज करता रहा। ज़ारा ने सर झुकाए रखा और अदब से बोली, हुजूर, मैंने तो सिर्फ अपनी जिंदगी की हकीकत बयान की है। बादशाह फैजान अपनी जगह से उठा, महल की खिड़की के करीब जाकर बाहर शहर को देखने लगा। वही शहर, वही लोग, मगर आज उसकी नजर बदल चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, बादशाहत सिर्फ हुक्म चलाने का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का नाम है, और मैं इस जिम्मेदारी को अब पहले से बेहतर समझ चुका हूं। अगले दिन दरबार आम का ऐलान हुआ। पूरा शहर महल के बाहर जमा था। अमीर भी, गरीब भी, ताजिर भी, मजदूर भी। सबके दिलों में तजस्सुस था कि आखिर बादशाह क्या फरमान देने वाला है। बादशाह फैजान तख्त पर जलवा अफरोज हुआ। उसकी आवाज में वकार भी था और नरमी भी। ए महलबाद के लोगों, आज मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूं। इस शहर में किसी इंसान की कदर उसके माल से नहीं, बल्कि उसके किरदार से की जाएगी। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बादशाह ने ऐलान जारी रखा, गरीबों के लिए राशन, इलाज और तालीम का बंदोबस्त किया जाएगा, और किसी को भी अपनी मेहनत के बदले जिल्लत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। ये वो बातें थीं जो वो बरसों से सुनना चाहते थे। ज़ारा खामोशी से मजमा में खड़ी ये सब देख रही थी। उसके दिल में शुक्र और सुकून था, मगर वो खुद को किसी खास मकाम के काबिल नहीं समझती थी। दरबार के बाद बादशाह ने ज़ारा को दोबारा बुलाया और कहा, तुमने मुझे याद दिलाया कि असल अजमत कहाँ होती है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ इस शहर की भलाई के कामों में शरीक रहो। ज़ारा ने आजिज़ी से जवाब दिया, हुजूर, अगर मेरी मामूली कोशिश किसी के काम आ सकती है तो ये मेरे लिए एजाज होगा। वक्त गुजरता गया। महरबाद में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आने लगी। इंसाफ आम होने लगा। गरीबों की आवाज सुनी जाने लगी और लोग महसूस करने लगे कि अब उनका बादशाह वाकई उनका खैरख्वाह है। बादशाह फैजान के दिल की वो पुरानी उदासी अब सुकून में बदल चुकी थी, और ज़ारा की जिंदगी में भी इज्जत और इत्मीनान आ चुका था। दोनों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो एक मुलाकात भी पूरी सल्तनत का रुख बदल सकती है। सबक: असल दौलत सोना, चांदी या तख्त व ताज नहीं, बल्कि इंसान का किरदार,
सब्र और नेक नीयत है। जो बादशाह अपनी रियाया के दुख को समझ ले, वही असल बादशाह होता है। और इसी सबक के साथ मेहरबाद की ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही सबक आमोज पुरानी तर्ज की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने चाहते